हॅलो फ्रेंड्स, मी आम्रपाली गजानन तुरुकमाने खिल्लारे घेऊन येत आहे माझ्या वाचनप्रेमी या युट्यूब चॅनलवर गलती किसकी या पुस्तकातील 19वी कहाणी भरोसा कर लिया जिस पर जिनी को उसने लूटा है. जर माझे मागील व्हिडिओ बघितलेले नसतील तर त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेली आहे. मेरा नाम जिनी है. मूलतः मैं बंगलुरु भारत की रहने वाली हूँ. मेरा बचपन बड़ा खुशहाल था. जवानी में मैं परदेश में भारी मुसीबतें झेल रही हूँ. मैं अपने आंखों के सामने अपने हंसते खेलते परिवार को बसते उजड़ते देखा है. मैंने सीमित किंतु अच्छी शिक्षा पाई है. एक बार मृत घोषित कर दिए जाने के बाद अब मैं नए सिरे से जिंदगी संवारने की कोशिश कर रही हूँ. सच पूछिए तो मेरा जीवन भंवर में फंसी नाव की तरह है. 2 बहनों और एक भाई में मैं सबसे छोटी हूँ. मेरे पिताजी ने हमारे परिवार को सुखी रखने के लिए सारी जिंदगी मशक्कत की है. अनपढ़ होने के नाते उन्होंने अपने देश में कई अच्छी नौकरी नहीं मिली. वह रोजगार की तलाश में एक खाड़ी देश में चले गए. परिवार की सुख सुविधा के लिए वहां से पैसे भेजते रहे. उनकी मेहनत का फल हमारे परिवार के अलावा और कई लोगों ने भी चखा. नौकरी के सिलसिले में पिताजी को लगातार परिवार से दूर रहने के कारण माँ ने एक पुरुष मित्र खोज लिया. वह मेरी माँ को तंग भी करता था और हमेशा उसके आसपास ही मंडराता था. मेरे पिताजी मेरी माँ की इस बदचलनी से नावाकिफ थे, इसलिए हमें लगातार पैसे भेजते रहे. उन्होंने कभी भी माँ की हरकतों की कोई खोजबीन नहीं की. जब उन्हें जानकारी मिली और उन्होंने हस्तक्षेप करने की कोशिश की तब तक काफी देर हो चुकी थी. मेरी माँ के मित्र ने हम बच्चों को हॉस्टल भेजकर हमारे घर में ही उसके साथ रहना शुरू कर दिया था. इस सब गतिविधियों के कारण हमारा अबोध बचपन बहुत बाधित हुआ. हमने अपने घर पर हिंसा देखी. मैंने अपने पिता के अनेक बार पराये मर्द से नाता तोड़ने के लिए मम्मी को समझाते देखा, लेकिन मेरी माँ ने उनकी एक न सुनी. हमने अपनी आंखों से पिताजी के हाथों मम्मी को पीटते देखा. मेरी दूसरी बहन भी वो भाई डैडी की तरफ थे, जबकि मैं सबसे छोटी होने के कारण मेरा लगाव माँ से था. मम्मी से नाराज डैडी अपना गुस्सा मुझ पर उतारते और मेरी पिटाई कर देते. वह सोचते थे कि माँ की हरकतों का पता था, फिर भी मैंने उन्हें इसकी खबर क्यों नहीं दी. इसके लिए उन्होंने मुझे कभी माफ नहीं किया. अपनी नफरत का इजहार करने के लिए वह कई बार मेरी बेवजह पिटाई करते थे. ममता से महरूम हमारा बचपन अलग अलग माहौल में बीता. जवानी की दहलीज पर कदम रखने के साथ ही हमारे डैडी ने परिवार को एक बार फिर संवारने की कोशिश की. वह बंगलुरु लौट आए और माँ के पास आने का इंतजार करने लगे. वह अपने मित्र के यहाँ से वापस तो आई, लेकिन कुछ दिन तक डैडी के साथ रहने के बाद फिर लौट गई. वह स्थायी तौर पर हमारे साथ नहीं रही. अपने मित्र से पिटने के बावजूद हमारी माँ उसके साथ खुश थी. डैडी ने हमारे परिवार को संवारने की लगातार 4 साल तक कोशिश की, किंतु कामयाबी नहीं मिली. इस प्रक्रिया में मेरी बहन बुरी संगत में फंस गई और कई कई दिनों तक घर से बाहर रहने लगी. माली हालत अच्छी होने के कारण डैडी ने हमारी बहन को रास्ते पर लाने की कई कोशिश की, लेकिन सब बेकार हो गई. इन तमाम मुसीबतों की जड़ डैडी मुझे समझते थे. बहरहाल किसी तरह हमने अपनी प्राइमरी की पढ़ाई पूरी कर ली थी. 10वीं पास करने के बाद मैंने सेक्रेटरीशिप की का कोर्स शुरू कर दिया. पढ़ाई के दौरान मुझे रिसेप्शनिस्ट के रूप में प्रशिक्षित होने का मौका मिला. मैंने रिसेप्शनिस्ट का कोर्स तो पूरा कर लिया, लेकिन इंस्टीट्यूट में मेरे डैडी के दुर्व्यवहार किए जाने के कारण सेक्रेटरियल कोर्स पूरा नहीं हो पाया. मुझे इंस्टीट्यूट से निकाल दिया गया. 17 वर्ष की उम्र में मैंने इस उम्मीद से नौकरी शुरू कर दी कि शायद इससे मेरी मुसीबतें खत्म हो जाएगी. मैं आत्मनिर्भर बनना चाहती थी. माँ ने इसकी कोई परवाह नहीं की और पिताजी वापस विदेश चले गए. इन वर्षों में कभी हम अपने घर और कभी रिश्तेदारों के यहाँ रहे. मेरे डैडी हमारी पढ़ाई के लिए और गुजर बसर के लिए रिश्तेदारों के यहाँ
पैसे भेजते रहे। रिश्तेदार कभी भी हमें पूरे पैसे नहीं देते थे, इसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार थे। मेरी जिंदगी का सुनापन मुझे डेविड के करीब ले गया। उससे मेरी मुलाकात एक मित्र के घर पार्टी के दौरान हुई थी। उसे मैं बहुत अच्छा और समझदार आदमी समझती थी। मुझे उससे प्यार हो गया और हम दोनों साथ रहने लगे। जब हमारे माता पिता को इस रिश्ते की जानकारी हुई तो उन्होंने उसे खारिज कर दिया। डेविड एक दिन मुझे अपने घर ले गया। उसके माता पिता ने मुझसे अपने साथ रहने का आग्रह किया और मैं उनके साथ रहने लगी। वे लोग मुझे बहुत पसंद करते थे। इस तरह मेरी जिंदगी का नया दौर शुरू हुआ। डेविड के साथ मैं 7 वर्षों तक रही और उसके लिए वो सब कुछ किया जो एक पत्नी करती है, करना चाहती है। एक दिन मुझे पता चला कि डेविड किसी दूसरी लड़की के चक्कर में है। अफवाहें तो मैंने पहले भी सुनी थी, लेकिन जब तक मैंने अपनी आंखों से नहीं देख लिया तब तक मुझे यकीन नहीं हुआ। एक दिन घर लौटने के बाद डेविड को उस लड़की के साथ देख लिया। मैंने डेविड और उसके माता पिता से उसकी शिकायत की, लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें कुछ बुरा नहीं है। मैंने डेविड से पूछा कि आखिर वो क्या चाहता है। उसने कहा कि वो उस लड़की के साथ जिंदगी रहना चाहता है। मैं जो कुछ करना चाहूँ उसके लिए पूरी तरह स्वतंत्र हूँ। मैं सन्न रह गई। कुछ देर बाद चैतन्य होने पर मैं उसके घर से बाहर निकल आई। डेविड के साथ गुजारे उन 7 वर्षों को भुला पाना आसान नहीं था। मानसिक शांति के लिए अब मुझे किसी ऐसे साथी की तलाश थी जो समझदार और रहमदिल हो। पीटर ने मुझे ऐसा ही नजर आया। इन दिनों मैं अपने भाई और बहनों के साथ अपने पैतृक घर में रह रही थी। एक दिन मेरे घर में पार्टी थी। मैं अपने स्कूली दोस्तों के साथ नाच रही थी। अचानक पीटर मुझे खींचकर एक और ले गया और एक जोरदार घूंसा चाट दिया। मैं 2-4 मिनट तक कुछ समझ नहीं पाई और उसके बाद बेहोश हो गई। मेरा भाई भागकर मुझे अस्पताल ले गया, जहाँ मुझे क्लिनिकली मृत घोषित किया गया। मेरे भाई को यकीन नहीं हुआ। वो मुझे दूसरे अस्पताल ले गया और जहाँ 4 दिन तक मैं आईसीयू में भर्ती रहने के बाद 5वें दिन होश आया। मैं बहुत अजीज आ चुकी थी। मेरी जिंदगी तबाह हो चुकी थी। मुझे इसी दौरान मध्य पूर्व एक खाड़ी देश में नौकरी का प्रस्ताव मिला। मैंने एक दिन सितारा होटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी के लिए आवेदन किया। मुझे उस नौकरी के लिए चुना गया। मैं अपने आसपास के माहौल से जल्द छुटकारा पाना चाहती थी। जब मैं खड़ी पहुंची तो मेरी हैरानी का ठिकाना न रहा। वहां मुझे एक रेस्टोरेंट में परिचारिका के रूप में रखा गया। उस रेस्टोरेंट में ज्यादातर खाड़ी देश में रहने वाले प्रवासी भारतीय आया करते थे। वे लोग रेस्टोरेंट की हर चीज को अपने ऐश का सामान समझते थे। उनका सोचना एक हद तक ठीक भी है, क्योंकि यह रेस्टोरेंट जिस्म फरोशी का एक मशहूर अड्डा है। हमारे यहाँ भारत से आई अनेक लड़कियां हैं जो वेश्यावृत्ति में लिप्त है। सबसे दयनीय बात यह है कि मुझे भी उनके साथ रखा जा रहा है। मैं किसी से शिकायत भी नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। बंगलुरु में मुझे वादे करने और सब जुबान दिखाने वाला आदमी कभी नजर नहीं आता। इस पराये देश में कोई मेरा अपना नहीं है। अब मैं इस भी हाल में भारत वापस नहीं लौट सकती। अब तक बड़ी मुश्किल से अपनी दिमागी संतुलन बनाए रख पाई हूँ। अभी हाल में नई दिल्ली स्थित इंडिया विजन फाउंडेशन नामक एक गैर सरकारी संगठन के कार्यकर्ताओं ने मुझसे संपर्क किया है। उन्होंने सफलतापूर्वक मुझे होटल में सम्मानजनक पद दिला दिया है। उनकी सहायता से अब मैं इज्जत से नौकरी करने की शक्ति जुटा पा रही हूँ। इसमें गलती किसकी है? बच्चों की जानकारी में विवाह उत्तर संबंध कायम करना बच्चों पर हमेशा के लिए निशान छोड़ जाता है। विवाह उत्तर संबंध रखने वाले परिवार को घरेलू हिंसा का स्वाद चखना निश्चित है। ऐसे परिवार के किशोर किशोरियां अपने निजी संबंधों में भी अनिश्चितता का अनुभव करती है। ऐसे परिवार के अनेक बच्चे अपने माता पिता की मूर्खताओं को दोहराते हैं। इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती किसकी